वेलकम। एक जमीनी कार्यकर्ता से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक, और अब एक ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल की शुरुआत। ये सफ़र वाकई अभूतपूर्व है। आइए आज के इस एक्सप्लेनर में हम नरेंद्र मोदी के इस पूरे पॉलिटिकल जर्नी का एक डीपली निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, बिना किसी बायस के सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज हम प्रैक्टिकली उनके अर्ली लाइफ से लेकर गुजरात के चीफ मिनिस्टर वाले दौर, पीएम बनने तक का सफ़र, की पॉलिसीज, विदेश नीति और जनता के बीच उनकी जो मैसिव छवि है, उसको डिटेल में डीकोड करने वाले हैं। अगर हम उनके पॉलिटिकल सफ़र के माइलस्टोन्स पर नज़र डालें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है। नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 1947 यानी आज़ादी के ठीक बाद हुआ। 1950 में जन्म से लेकर 1985 में आरएसएस के जरिए बीजेपी में आना और अब लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने तक का ये सफ़र डेफिनेटली काफ़ी लंबा और इवेंटफुल रहा है। शुरुआती दिनों की बात करें तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक टी स्टॉल पर काम किया था। वहीं से निकलकर उन्होंने आरएसएस में एक प्रचारक के रूप में पब्लिक लाइफ शुरू की। सोर्सेज बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में बीए और एमए की डिग्रीज भी हासिल की। हालांकि इन डिग्रीज को लेकर पब्लिक में कभी-कभी सवाल और डिबेट जरूर उठते रहे हैं। 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो इस कार्यकाल में हमें दो बिल्कुल अलग रियलिटीज दिखती हैं। एक तरफ उनकी इमेज एक विकास पुरुष की बनी, फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रो बिजनेस पॉलिसीज और लगातार चुनावी जीत। पर दूसरी तरफ 2002 के गुजरात दंगों का शैडो भी कंप्लीटली जुड़ा हुआ है। सेक्टेरियन वायलेंस हुआ, इंटरनेशनल वीजा बैन्स लगे और एडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी आलोचना हुई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एसआईटी ने उन्हें इन सब मामलों में क्लीन चिट ले दी थी। अब जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 2063 जुलाई 2007 तक उन्होंने लगातार इतने दिनों तक गुजरात के सीएम के रूप में सर्व किया। इसने उन्हें उस पोस्ट का लॉन्गेस्ट सर्विंग नेता बना दिया, जिससे स्टेट की पॉलिटिक्स पर उनका एक एब्सोल्यूट कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। सो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एक स्टेट लीडर जो ऐसी इंटेंस कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी रहे, उन्हें इतना मैसिव नेशनल मैंडेट आखिर कैसे मिल गया? यह हमें उनके 2014 के नेशनल कैंपेन की तरफ ले जाता है। एक ऐसा कैंपेन जहां हिंदू नेशनलिज्म और स्वीपिंग आर्थिक विकास के प्रोमिसेस का एक एकदम अनूठा ब्लेंड पेश किया गया था। और फिर साल आया 2014 और हॉनेस्टली इस इलेक्शन ने इंडियन पॉलिटिक्स की दिशा ही बदल दी। उन्होंने बीजेपी को एक ऐसी रिकॉर्ड जीत दिलाई जो 1984 के बाद से किसी सिंगल पार्टी ने नहीं देखी थी। पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। Now, what's really interesting here is in domestic policies और योजनाओं का शेयर स्केल। इन्हें हम ब्रॉडली 3 थीम्स में समझ सकते हैं। इकोनॉमी के लिए मेक इन इंडिया और जैम ट्रिनिटी, हेल्थ और वेलफेयर के लिए आयुष्मान भारत जिसमें 50 करोड़ लोगों को कवर करने का दावा है, और उज्ज्वला योजना के तहत फ्री कुकिंग गैस, और सैनिटेशन के लिए स्वच्छ भारत अभियान जिसमें 2019 तक 100% कवरेज का दावा किया गया। वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन का ये पैमाना वाकई मैसिव रहा है। बट देखिए, इन क्लेम्स के साथ साथ ग्राउंड पर कुछ स्टार्क इकोनॉमिक और सोशल रियलिटीज को भी ऑब्जेक्टिवली देखना जरूरी है। एक तरफ नीति आयोग कहता है कि 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए। वहीं सोर्सेज इस बात पर काफी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी पॉइंट आउट करते हैं कि नेशनल क्राइम और लेबर ब्यूरो जैसे क्रूशल डेटा को एक्सप्लिसिटली दबाया गया। फिर 2020 के कंट्रोवर्शियल फार्मिंग बिल्स आए, जिनके खिलाफ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए और लगभग 700 लोगों की जान गई, जिसके बाद फाइनली उन्हें रिपील करना पड़ा। और पैंडेमिक के दौरान एक तरफ जहां विशाल वैक्सीनेशन ड्राइव चली, वहीं सेकेंड वेव की हाई मोर्टेलिटी रेट ने एडमिनिस्ट्रेशन पर कई सवाल खड़े किए। अगर हम एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट के नंबर्स को एक्यूरेटली कंपेयर करें तो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन की 7.03% की तुलना में मोदी सरकार के पहले 8 सालों में ये ग्रोथ 5.5% रही। यहां औसत विकास दर में एक क्लियर ड्रॉप दिखता है। हालांकि ये भी सच है कि इस दौरान उन्होंने बजट सिस्टम में कई मैसिव ओवरऑल्स किए। देश के ब्रॉड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहां एक क्लियर डायकॉटमी है। एक तरफ टोटली अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट्स हैं, 2019 और 2024 की स्वीपिंग विक्ट्रीज, मैसिव अप्रूवल रेटिंग्स और लगातार 3 बार जीतने वाले तीसरे नॉन कांग्रेस लीडर बनने का रिकॉर्ड। लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, मीडिया और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर क्रैकडाउन और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए लागू होने जैसी गंभीर डेमोक्रेटिक कंसर्न्स की रिपोर्ट्स भी इक्वली लगातार आती रही हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स उनकी प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी, जिसे फॉर्मली नेबरहुड फर्स्ट डॉक्ट्रिन कहा गया।
2014 की स्वेरिंग इन सेरेमनी में सार्क लीडर्स को बुलाना एक बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट था। 17 सालों में पहली बार किसी इंडियन पीएम का नेपाल दौरा करना और बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करके इंडो पैसिफिक रीजन के स्ट्रेटेजिक कंपटीशन को कॉन्फिडेंटली नेविगेट करना, ये सब उनके डिप्लोमेटिक ब्लूप्रिंट का बड़ा हिस्सा रहा है। राजनीति और पॉलिसी से आगे बढ़कर आइए अब उनकी पब्लिक इमेज और परसेप्शन की बात करते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि ही इज एब्सोल्युटली अ मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ परसेप्शन। ट्रेडिशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को बाईपास करके उन्होंने कम्युनिकेशन को अपने हाथ में बिल्कुल सेंट्रलाइज कर लिया। पीआर फर्म्स का यूज, इलेक्शन रैलीज में हॉलोग्राम्स, सोशल मीडिया पर दबदबा और हर महीने उनका डायरेक्ट रेडियो एड्रेस मन की बात। और फन फैक्ट, ये स्ट्रैटेजी अचानक नहीं आई। उन्होंने 2007 में ही एपको जैसी ग्लोबल पीआर फर्म को हायर कर लिया था। एक पावरफुल लीडर की छवि के लिए मेटिकुलसली क्राफ्टेड विजुअल पेशकश बहुत ज्यादा मायने रखती है। उनका एक बड़ा ही फैसिनेटिंग कोट है, God has gifted me the sense of mixing and matching colors, so I manage everything on my own. Since I'm God gifted, I fit well in everything. ये कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है कि उनका पहनावा कितना प्रॉपरली सोच विचार कर चुना जाता है। चाहे वो मोनोग्राम्ड सूट हो, ट्रेडिशनल सैफ्रन रोब्स हो या फिर फाइटर जेट का फ्लाइट सूट, हर अटायर एक डिलिबरेट, स्पेसिफिक पॉलिटिकल और कल्चरल मैसेज देता है। अगर हम इनकी इस इमेज कल्टीवेशन की स्ट्रैटेजी को और डीपली डिकोड करें तो ये स्ट्रिक्टली मॉडर्न और कैलकुलेटेड है। रेलवे स्टेशंस और पब्लिक स्पेसेस पर सेल्फी बूथ्स लगवाना ताकि आम लोग एक डायरेक्ट जुड़ाव महसूस करें। केदारनाथ और कन्याकुमारी में उनके हाईली पब्लिसाइज्ड मीडिया कवर्ड मेडिटेशन रिट्रीट्स और यहां तक कि कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट्स पर उनकी तस्वीर। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम उनकी एक मैसियानिक पॉपुलिस्ट अपील को डे बाय डे मजबूत करता है। इन सब फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने के बाद आइए इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं। इतिहास आखिरकार इस बैलेंस को कैसे जज करेगा? एक तरफ है मैसिव इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन और दूसरी तरफ देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक में आ रहे फंडामेंटल चेंजेस। उनका ये आज़ाद भारत का पॉलिटिकल सफ़र जितना पोलराइजिंग है उतना ही डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव भी। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि इस निष्पक्ष एनालिसिस ने आपको इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझने की और खुद से और एक्सप्लोर करने की प्रेरणा जरूर दी होगी।